ये कहानी है दो 10th क्लास के नौजवान लड़कों की। 9th में सिलेबस और थ्योरम्स देखकर दोनों आधे निपट चुके थे। अब थी उम्मीद 10th में 95% के ऊपर स्कोर करने की, मगर लॉकडाउन के चलते दोनों ही नेटफ्लिक्स एंड चिल और पबजी में किल के नाम पर सोफे पर पैर पसार कर बस बैठे हुए थे। इच्छा तो दोनों की ही थी पढ़ने की, लेकिन आलस नाम का दादा घर से निकले तो ना। देखते हैं केमिकल रिएक्शंस नामक काफी टफ लग रहे इस चैप्टर को ये दोनों कैसे समझ पाते हैं। हेलो हेलो। केमिस्ट्री नहीं क्या स्टार्ट कैसे क्या करना है यार? फिर कहता क्या तू कुछ आइडिया दे यार। तेरे पास बहुत आइडियाज है जैसे। अबे सुन एक काम करते हैं, फिर आधा आधा डिवाइड कर लेता है। आधा मतलब बुक फाड़ ले आदमी। अबे साले 2 मिनट सीरियसली बात कर ले यार, क्या करना है? तो ठीक है, आधा आधा समझा देंगे। तो आधा आधा किस हिसाब से करेंगे? हाँ वही 70 तेरा 30 मेरा। सुन फिर एक काम करते हैं, अपन सीरियसली सुन, अपन है ना पढ़ ले के नोट डाउनलोड कर लेते हैं और उसको रेफर करके पढ़ लेते हैं और एक दूसरे को पढ़ा देंगे आधा आधा करके। अच्छा तो सुन, तू एक काम कर, केमिकल रिएक्शन वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद से तू पढ़ाना ना, उसके पहले मैं समझा दूंगा। हाँ ठीक है फिर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? हाँ। हेलो, एक काम कर, तू तेरा कैमरा ऑफ कर लेने, तो फिर मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो तेरा इंटरनेट लैग करेगा, वैसे भी कचरा है। तो उससे अच्छा तो कैमरा ऑफ कर ले, ठीक है? चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और तुम लोग भी कॉपी पेन निकाल लो। चल तो फिर स्टार्ट करते सबसे पहले टॉपिक से, जो कि अपना केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? See, a chemical reaction is in which the bonds are broken within the reactant molecules and new bonds are formed within product molecules in order to form a new substance. अब मुझे पता है कि तेरे समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, तो मैं तेरे को एक चीज़ समझाता हूँ अच्छे से। क्या है? ये है एक रिएक्टेंट AB, ये है दूसरा रिएक्टेंट C, ये है एक एरो, ये है AC और ये है B। ये जो AB है यार, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है? इन दोनों के बीच में अच्छा खासा दोस्ती का बॉन्ड है। अब क्या हुआ कि इसको दिख गया सामने C, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना वो टूट गया। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट गया, और अब जो है A और C के बीच में एक बॉन्ड बन गया और B जो है बेचारा अकेला रह गया। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट गया। इन दोनों की जो दोस्ती थी वो टूट गई, जैसे कि अभी अपने टूटने वाली है, ठीक है? अब इस केस में यार, ये जो एरो के इस साइड में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड। और ये एरो के जो इस साइड में लिखा हुआ है, ये कंप्लीट पोर्शन, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट साइड। तो बेसिकली यही है कि जो बॉन्ड थे वो टूट गए और नए बॉन्ड्स बने, ठीक है? जैसे कि होता है ना कि हमारे पुराने दोस्त जो रहते हैं वो छूट जाते हैं, नए दोस्त बनते हैं, वैसे यहाँ पर ये AB के बीच का बॉन्ड टूट गया और AC बन गया। अब आगे इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो मैं तेरे को वहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? ये पार्ट हो गया अपना। अब अपन आगे चलते हैं। देख, अबे वो देखो यार, वो अपन लैब में गए थे, सेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर, तो अपने को एक वो एक्सपेरिमेंट करवाया था। किसका लैब? फिजिक्स लैब में। अबे जब केमिस्ट्री लैब में गए थे ना स्टार्टिंग में, चल छोड़, मेरे को पता है तूने लैब का चेहरा भी नहीं देखा आज तक, ठीक है?
मैं समझाता हूँ। देख तो क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे ये जो दिख रहा है देखो इस इमेज के अंदर, ये होता है बर्नर, ठीक है, ये होता है बर्नर। तो ये जो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक मैग्नीशियम रिबन होती है, ये जो टोंग है ना, ये दिख रहा है, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है येलो कलर का, इसको टोंग बोलते हैं। तो ये जो टोंग है, इससे अपन एक मैग्नीशियम के रिबन पकड़ते हैं और उसको अपन बर्नर के ऊपर रखते हैं ताकि वो जो है बेसिकली जले। अब कोई भी चीज़ जब जलती है तो क्या होता है, उस चीज़ की एशेस निकलती है। वो चीज़ जब जलती है तो उस चीज़ की ऐश नीचे गिरती है ना। वो जो ऐश है उसको अपन कलेक्ट करते हैं एक वॉच ग्लास में। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये जो डॉट 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 बनी हुई है ना यहाँ पर, ये बेसिकली वही ऐश है जो कि कलेक्ट हुई है इसको जलाने से। अब भाई हुआ ये, अब ये जो नीचे गिरा हुआ है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है अपने को, ये जो नीचे गिरा हुआ है, उसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब यार ध्यान से देख कि जब भी ये एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, जब भी तू गलती से कभी केमिस्ट्री लैब में जाएगा तो उस समय ना क्या होता है कि ये जो होता है जो भी एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा दूर से करना, आंखों के पास से मत करना, ठीक है। तो बेसिकली ये मैग्नीशियम की रिबन थी, ये अपने को समझ में आ गया। नीचे जो गिरा वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऐसा क्यों हुआ वो अपन देखते हैं। देखो अब जब ये रिएक्शन होती है ना तो एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, मतलब तड़कती फड़कती। देख क्या होता है, जब अपन बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी तेज लाइट देखते हैं तो क्या होता है कि जब वो बंद भी हो जाती है तो भी उसके 1-2-3 सेकंड बाद में भी वो लाइट अपने को दिखती है। तो ये डैजलिंग लाइट फ्लेम भी वैसी होती है, बिल्कुल ऐसी तड़कती फड़कती होती है, ठीक है। ये हो गया। इसकी जो इक्वेशन है वो मैं तेरे को थोड़ा आगे बताता हूँ। गुड क्वेश्चन, अभी वो नेक्स्ट स्लाइड में तेरे को वही समझाया, ठीक है। देख जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकता है स्टेट में, हो सकता है कि यार शायद जो भी चीज़ रिएक्ट कर रही हो, जिस भी चीज़ के अंदर केमिकल चेंज होने वाला हो, वो शायद से एक सॉलिड हो, लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो वैसे वो एक लिक्विड बन जाए, हो सकता है ना होने के लिए। उसी तरीके से आता है चेंज इन कलर। हो सकता है कि शायद जो वो रिएक्टेंट हो वो ब्लू कलर का हो, लेकिन रिएक्शन के बाद में जो अपने को कलर देखने को मिल रहा है वो ग्रीन कलर हो। तो चेंज इन कलर से भी हमको एक चीज़ पता चल सकती है कि भाई हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरी चीज़ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है कि जब भी वो रिएक्शन हो रही है, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेसिकली गैस इवॉल्व हो, और गैस इवॉल्व होगी तो हमको दिखेगा कि हाँ यार गैस इवॉल्व हो रही है, उस टेस्ट ट्यूब में से गैस इवॉल्व हो रही है, तब हमको पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट चीज़ है चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें अपन केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं वो गर्म हो जाए, तो हमको फील होगा ना कि भाई वो चीज़ गर्म हो चुकी है। इससे भी एक चीज़ हमको पता चल सकती है। नेक्स्ट चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होता है ना कि जब भी अपन कोई रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो नीचे कुछ ऐसे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, वो इनसॉल्युबल होते हैं। उस केस में अपन उस चीज़ को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। वो चीज़ होती है प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। बाकी की जितना भी कंटेंट था वो सब सॉल्युबल हो गया, वो सब पानी में घुल मिल गया, लेकिन जो ये प्रेसिपिटेट है वो नीचे जाके बस गया, उसने वहां पर घर बना लिया। अब वो नहीं घुलने मिलने वाला है, तो उस तरीके से प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। अब मेरे को 100% पता है कि ये चीज़ तेरे समझ में आ तो गई है, लेकिन इसको याद तो रख नहीं पाएगा। तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाई है। हालत इतनी लाल हो गई गर्मी से हवा निकल गई। क्या मतलब हुआ इसका, देख हालत का मतलब होता है स्टेट, लाल का मतलब है कलर, गर्मी का मतलब है टेम्परेचर, और हवा का मतलब है गैस। जब तू ये बोलेगा हालत इतनी लाल हो गई गर्मी से हवा निकल गई, तो जब तू लिखेगा ये, मतलब एग्जाम में मत लिख के आना प्लीज, लेकिन जब तू ये बोलेगा तो हालत क्या होता है, हालत यानी कि स्टेट। लाल क्या होता है, लाल इज अ कलर। गर्मी क्या होता है, टेम्परेचर। और हवा, गैस। आई चीज समझ में? तो बस हो गया खत्म। इतनी आसानी से ये वाला जो पोर्शन है वो अपना खत्म हो गया कि कैसे भाई ऑब्जर्व कर सकते कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है फिर नहीं हो रही है। अब आगे चलता है केमिकल इक्वेशन। आय है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये ना ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है जब मैंने पढ़ा था। देख मुझे एक बात बता, इतने फुर्सती तो अपन है नहीं कि बार बार ये बोलते रहेंगे कि मैं एक दिन गया था केमिस्ट्री लैब में, वहां जाने के बाद तू नहीं मैं गया था एक दिन केमिस्ट्री लैब में, वहां पर जाकर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर हमने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसको जलाया, उसमें से जो ऐश निकली उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिकली जो उसमें से निकला उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना सब तो नहीं बोलेंगे, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन।
अब हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत है, हम सांस ले पा रहे हैं। किस कारण ले पा रहे हैं? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे उस प्लेट में कलेक्ट हो रहा था, उस वॉच ग्लास में कलेक्ट हो रहा था। समझा? तो अपन इसको ऐसे भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने तेरे को बताया था कि ये जो एरो है, इस एरो के इधर साइड वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीटली, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको अपन बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इसके जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है कंप्लीटली, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, इसको हम बोलते हैं RHS, और राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गया बात को? आसान था। अब स्पेलिंग बार बार लिखना भी कोई इतना एडवाइस नहीं है, मतलब इतना इजी नहीं है कि यार हम लोग बार बार लिखें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इतना सब नहीं लिखना ना अपने को। तो इसका भी एक शॉर्टकट है। देख, हर एक एलिमेंट का एक एब्रीविएशन होता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एब्रीविएशन क्या है? Mg। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एब्रीविएशन क्या है? O। सोडियम है, सोडियम का एब्रीविएशन क्या होता है? Na। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एब्रीविएशन क्या होता है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एब्रीविएशन क्या होता है? Al। समझा? उसी तरीके से यार अपन जो है जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं कि इस एब्रीविएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझा? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देख, अब जब भी अपन कोई रिएक्शन लिखेंगे तो यार जैसे मैंने तेरे को बोला कि बार बार ये मैग्नीशियम नहीं लिखेंगे, बार बार ये ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखेंगे, हम इसको छोटा करके लिखेंगे, थोड़ा आसान बनाएंगे चीज़ों को। तो मैग्नीशियम की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया Mg, जैसे कि मैंने तेरे को बोला, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एब्रीविएशन होता है वो Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है, सोडियम का Na होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं और हमको सारे एलिमेंट्स जो है वो 9th हमने पढ़ रखे हैं। नहीं भी पढ़े हो तो मैं तेरे को एक जो बेसिकली एलिमेंट्स की जो वो होती है एब्रीविएशन और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसकी एक लिंक सेंड कर दूंगा और तुम लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है? तो बेसिकली तुम वहाँ पर जाकर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एब्रीविएशन क्या होते हैं ये समझ सकते हो। ओके, अब बात करते हैं यार यहाँ पर रिएक्शन की। ये था मैग्नीशियम, ये था ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन हुई, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना था, बड़ी ही अच्छी तरीके से समझाते हुए, लेकिन ईजिली लिखना था। तो हमने मैग्नीशियम की जगह ऊपर लिख दिया Mg। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई मैग्नीशियम है, Mg है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने O2। यहाँ पर हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg और ये O। कोई दिक्कत है इस चीज में? देखो लग रही दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यार उस चीज को बस आसान करके लिख दिया है और कुछ किया नहीं, राइट? अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, तू देख रहा है ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब जरा ध्यान से देख, Mg प्लस O2 लिखा है MgO। यार मैं एक चीज देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि Mg का यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है। साउंड्स गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर O2 लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ O लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर O के 2 एटम्स है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ये तो नाइंसाफी हो गई भाई। दोस्ती में नो प्रॉफिट नो लॉस, वो अपने बीच की बात अलग है थोड़ी सी, लेकिन दोस्ती में नो प्रॉफिट नो लॉस जनरली ऐसे ही होता है। बेचारे O के पास यहाँ पर 2 एटम थे, है ना, 2 एटम थे, लेकिन जब ये मैग्नीशियम से रिएक्ट किया ऑक्सीजन तो यहाँ पर MgO बना, जहाँ पर O के पास सिर्फ और सिर्फ एक एटम है। नाइंसाफी है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, यानी कि अब अपन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ये अनबैलेंस्ड है ना, इसमें कोई तालमेल ही नहीं है। यहाँ पर O के पास 2 एटम थे, यहाँ पर O के पास एक ही एटम है, गलत बात हो गई है। अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं। अब देख मैं तेरे को बिल्कुल ढंग से समझाता हूँ ये चीज़ मैं क्या बोल रहा था। ये लिखा है Mg, यहाँ पर लिखा है O2, अपन ने बनाया इससे MgO। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर O के पास 2 एटम्स है, यहाँ पर एक ही है, तो अपने को इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले देख, सबसे आसान चीज़ क्या होती है, एक टेबल बना लो। एक टेबल बनाने से क्या होता है, टेबल बनाने से हमको एक चीज़ की क्लैरिटी मिलती है कि हाँ भाई इतना डेटा है हमारे पास में। मैं तेरे को और समझाता हूँ। देख, ये मैंने बनाया यहाँ पर टेबल। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम ऑफ द एलिमेंट, लिख दिया मैंने नेम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, और यहां पर मैंने लिख दिया
नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। साउंड्स गुड। अब इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, यहाँ पर नेम ऑफ द एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, मतलब कि अब देख यहाँ पर नेम ऑफ द एलिमेंट, तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। समझा? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन, लिख दिया। अब नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, मैग्नीशियम के LHS में कितने देखो एटम्स दिख रहे हैं, मेरे को तो एक ही दिख रहा है ना, एक ही एटम है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। नंबर ऑफ एटम्स इन RHS में भी 1 है। देख अब देख यहाँ पर Mg लिखा हुआ है और ये O2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये मत समझना कि Mg मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 0 है, नहीं, यहाँ पर यार 1 है, लेकिन वो 1 हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। हम लोग जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करते हैं और अगर आंसर उसके अंदर सेम आता है, जैसे कि मैं 1 × 2 लिख दूंगा तो 2 है, तो मुझे यहाँ पर 2 × 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर तो 2 ही आने वाला है, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। समझा? इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ Mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एटम्स इन LHS कितना है? 1 है। नंबर ऑफ एटम्स इन RHS यहाँ पर भी 1 है। O के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन LHS 2 है, RHS में 1 है। यहाँ पर हो गई है गड़बड़। यहाँ पर गड़बड़ कैसी हुई है कि इसके पास भाई 2 है, इसके पास यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। अब इसको हम लोग इंडिविजुअली बैलेंस करते हैं। अब क्या हो गया, अब हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको बैलेंस क्या करना पड़ेगा, हमारे रेंज में हमको क्या दिख रहा है भाई, Mg तो सही निकला, ऑक्सीजन में दिक्कत है। और दूसरी चीज़ ऐसी होती है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान में रखते हैं बैलेंस करते समय, स्टार्ट करते समय, कि भाई कौन से एलिमेंट के पास में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। अभी इस केस में Mg के पास कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? LHS में देखना 2 हैं, तो भाई इसके पास ज़्यादा है ना, तो हम लोग इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, LHS और RHS। समझा? इनिशियली और फाइनली। ठीक है, अब इनिशियली LHS में कितना है? 2 है, RHS में 1, यहाँ पर फाइनल में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अब RHS में ऐसा क्या करें हम, यहाँ पर ऐसा क्या करें कि यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ आ जाए, ऐसा क्या करें? तो यहाँ पर 1 था, ठीक है, तो क्या मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो RHS में भी 2 आ जाएगा, RHS में भी 2 आ जाएगा, यानी कि मुझे जो RHS में हमारा MgO है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसके आगे हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब तू सोचेगा कि भाई यहाँ पर भी 2 लगा सकते हैं हम लोग, तो नहीं, जब भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम लोग यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में ये जो लिखा रहता है ना, ये जो 2 लिखा रहता है सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, हमको वो 2 आगे ही लगाना पड़ेगा। तो अपना ये जो है अपना ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का जो केस था वो तो हो गया, पूरा फिट हो गया कि भाई ऑक्सीजन के भी RHS में 2 हो गए और यहाँ पर LHS में भी 2 थे। ठीक है, अब बात करते हैं एटम्स ऑफ मैग्नीशियम की। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एटम्स ऑफ Mg, LHS, RHS, यानी कि LHS में कितने, RHS में कितने, है ना। इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में, इनिशियली कितने LHS में, LHS में है 1, RHS में भी 1, ठीक है। फाइनली LHS में 1 ही है, और यहाँ पर जब हमने 2 MgO लिख दिया है ना, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था ना, अभी हमने बैलेंस किया तो आगे 2 लगाया, तो भाई इनिशियली Mg भी कितना हो गया, Mg भी 2 हो गया। अब क्या करें, अबे तो गलत हो गया, अपने पास वही वापस वही हो गया कि भाई उस टाइम पर अपन ने O को बैलेंस किया तो यहाँ पर Mg की बैलेंस बिगड़ गई। अब Mg का बैलेंस ठीक कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा क्या करें कि यहाँ पर भी 2 आ जाए, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अब क्या होगा कि इस Mg से, ये जहाँ पर Mg लिखा हुआ है, इसके आगे एक 2 लग जाएगा, इसके आगे 2 लग जाएगा, तो अब ये इक्वेशन जो है वो हो गई है बैलेंस। अब देखते हैं एक बार कैसे बैलेंस हुई है। ये इक्वेशन है 2Mg प्लस O2 फॉर्म्स 2MgO, समझा है ना। Mg कितने हैं LHS में, 2 हैं, Mg इन LHS 2, Mg इन RHS ये रहे 2, नाइस, Mg इन RHS 2, बिल्कुल सही है, ये तो अपना हो गया फिट पूरा मामला। ठीक है, अभी O देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है LHS में, O इन
LHS 2, RHS में कितना है, यहाँ पर O है, आगे 2 है, O in RHS 2 हो गया यार, बैलेंस हो गया इक्वेशन। ये इतना आसान है करना। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला बहुत ही बेसिक एग्जांपल था, हम थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, मान लें आपने को ये इक्वेशन दी हुई है और इसको बैलेंस करना है। Fe प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2O। माय गॉड, ये तो खतरनाक दिख रही है, मेरे लिए भी चैलेंज है, मैं भी कर रहा हूँ इसको बैलेंस। चलो एक काम करते हैं, अपन ने जैसे उसमें किया वैसे इसको भी करके देखते हैं। ठीक है, ये लिखा मैंने नेम ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। अब इस केस में अपने पास एलिमेंट्स कौन से हैं, एक तो ये Fe है, राइट, दूसरा ये H है, राइट, और तीसरा ये ऑक्सीजन है, ये रहा Fe, ये रहा H, ये रहा ऑक्सीजन। और कुछ दिख रहा है, और कोई बला दिख रही है इसमें, नहीं दिख रही ना। ठीक है, लिखते लाइन से लिखते FeOH। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब Fe के कितने एटम्स हैं LHS में, कुछ दिख रहा है, 2 3 4 ऐसे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 होंगे, 1 लिख दिया। RHS में कितना है, Fe के आगे लिखा हुआ है 3, ओ माय गॉड, यहाँ तो 3 लिखा हुआ है। O के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि O 1। RHS में कितना लिखा हुआ है, O के आगे 4 लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया मैंने 4। H के केस में देखते हैं, LHS में H के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 एटम्स इन LHS, और RHS में यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। ओके, अब हमने क्या देखा था यार, हमने ये देखा था कि जब भी हम बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ेंगे जिसके पास में नंबर ज़्यादा है, जिसके पास में एटम ज़्यादा है। इस केस में Fe 3 है और O 4 है, तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, O को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले O को बैलेंस करते हैं। देख मैं यहाँ पर करता हूँ बैलेंस O को, यहाँ पर अलग से टेबल बना देता हूँ, एक एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन LHS इन RHS। ठीक है, इनिशियली पहले, यानी कि शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में, इनिशियली LHS में कितने थे, ये 1, प्रोडक्ट साइड में कितने थे, ये 4, यानी कि RHS में कितने थे, 4। ठीक है, 1 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब फाइनली इस प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 4 है। ठीक है, अब मुझे इस 1 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मेरे पास आंसर में 4 आ जाए, तो दोनों साइड बैलेंस हो जाए। क्योंकि देख भाई, सीधी सी बात है कि मैं इस 4 को 1 नहीं बना सकता, मेरे को इस 4 को 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि हम इस इक्वेशन वाले खेल में नहीं कर सकते, इस वाले खेल में एटलीस्ट नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस 1 को इस 4 के लिए कॉम्पिटेबल बना दूँ। तो मैंने क्या किया, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया फाइनली। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, मेरे पास रिजल्ट ये आया कि मैंने इस H2O के आगे ये 4 लगा दिया। समझा? अब एक बार ध्यान से देख, अब इस इक्वेशन को देख, इस इक्वेशन में यार 4O है, 4O है, LHS में भी 4O है, RHS में भी 4O है, यानी कि भाई ऑक्सीजन तो अपना बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद क्या आता है, चलो ऑक्सीजन तो हो गया, अब बैलेंस करना है Fe आयरन। अब देख एटम्स ऑफ Fe इनिशियली कितने थे, 1 लिख दिया मैंने, इनिशियली LHS में 1 थे, RHS में कितने हैं, 3। ठीक है, अब फाइनल पे आते हैं। फाइनली भाई देख, इस 3 को तो मैं 3 ही रहने दूंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, इस 3 को मैं कम नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, अगेन इस 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे 3 मिल जाए। बहुत ही आसान है, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर तो कर दिया मैंने। अब इस केस में यहाँ पर आगे कर देता हूँ। क्यों ऐसा मैंने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर LHS में 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर मैं RHS में कर रहा होता तो मैं यहाँ पर 3 लिख रहा होता, लेकिन इस केस में मैंने LHS में किया है, तो मैंने यहाँ पर LHS में इस एरो के इधर साइड ये LHS में Fe के आगे 3 लिख दिया। समझ गया? हमारा ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस हो गया, हमारा आयरन जो है वो भी बैलेंस हो गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। दिख रहा है यहाँ पर 3Fe, यहाँ पर Fe3। समझ गया? आसान था। अब देख यहाँ पर रियल चीज चालू होती है। अगर इस केस में देख, इनिशियली एटम्स ऑफ H की बात कर रहा हूँ मैं, हम इस केस में ये वाली इक्वेशन नहीं लेंगे। ठीक है, हम इस केस में ये वाली इक्वेशन नहीं लेंगे,
हम इस केस में ये आधी अधूरी बैलेंस्ड इक्वेशन लेंगे जो कि हमने यहाँ पर बैलेंस की है। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इस केस में हमारे जो नंबर्स थे ये बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पर 3Fe हो गया, जब हमने जो नॉर्मल पहले इक्वेशन लिखी थी अनबैलेंस, यहाँ पे सिर्फ एक ही Fe था, है ना। यहाँ पर 4H2O हो गया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही H2O था, ठीक है। तो अब जब हम H को बैलेंस करेंगे तो हम लोग इनिशियली, अगर हम लोग इसके हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग इनिशियली LHS में कितने लिखते हैं? 2 लिखते हैं, और RHS में भी 2 लिखते हैं। लेकिन अब केस बदल चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इस इक्वेशन के हिसाब से, ये जो इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन के हिसाब से LHS में H के कितने एटम्स हैं? LHS के H में 4 × 2 8 एटम्स हैं, समझा। अब इसमें 8 एटम्स हैं। अगर तू इस हिसाब से चलेगा तो तेरे को लगेगा कि H भी बैलेंस हो गया, लेकिन H बैलेंस नहीं हुआ है अभी। H को हमको इस इक्वेशन के हिसाब से बैलेंस करना है। ये जो इक्वेशन लिखी है इस हिसाब से बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर इनिशियली H है, फाइनली कितने हैं? 2 ही है, 2 ही है। अब देख, अब मैं इस 8 को वापस लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इस 8 को कम नहीं कर सकता, मैं इस 2 को बढ़ा सकता हूँ, मैं इस 2 को बढ़ा सकता हूँ। किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि यहाँ पर LHS में 8 जो है वो इसके बराबर हो जाए, तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर दिया, 8 आ गया। अब मुझे क्या करना है? इसके यहाँ जो 4 से मल्टीप्लाई किया, बस इसको यहाँ पर लिख देना है। हो गई है मेरी इक्वेशन बैलेंस। हाँ, ये देख, मैंने एक चीज़ लिख के रखी थी यहाँ पे जब तक कॉल कट हुआ था। ये आगे यहाँ पर S लिखा हुआ है, H2 के आगे G लिखा हुआ है, Fe3O4 के आगे अगेन S लिखा हुआ है, H2 के आगे वापस G लिखा हुआ है। तो ये क्या है? अब मुझे एक बात बता यार, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हमको पता कैसे चलेगा कि भाई ये Fe3O4 Fe कैसा दिखता है? मतलब ये है क्या, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, क्या है, क्या ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन नोटेशंस को, जहाँ पर S डिनोट करता है सॉलिड को, G डिनोट करता है गैस को, L डिनोट करता है लिक्विड को, ठीक है, AQ डिनोट करता है एक्वस को। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो तू देखेगा यहाँ पर Fe के आगे S लिखा हुआ है, जो कि हम समझ सकते हैं कि भाई आयरन है ना, Fe मतलब आयरन होता है, सॉलिड। लेकिन ये H2O के आगे जो G लिखा हुआ है ना, ये मेरे को भी पहले हजम नहीं हुआ था। फिर बाद में जब मैंने देखा, समझा, तो यार ये जो H2O है ये स्टीम की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में? स्टीम की फॉर्म में, भाप। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं ना, तो वो जो स्टीम निकलती है ना, ये उस फॉर्म में। ये वाला H2O की बात हुई है, जो इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग इस H2O की बात कर रहे हैं जो कि एज स्टीम बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके आगे G लिखा हुआ है, क्योंकि ऑफकोर्स यार ये हवा में जा रहा है तो ये गैस है। समझ गए? लिक्विड, अगेन लिक्विड समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्वस, एक्वस का मतलब ये है कि इफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन इन वाटर। अब ये जो चीज़ है वो आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तू ही अच्छे से मेरे को समझा पाए, बिकॉज ये एक्वस वाला जो सीन है वो वहीं पर आता है, ठीक है। अब तो ये देख रहा है, ये मैंने एक और इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, CO + 2H2, यहाँ पर लिखा है 340 ATM इस एरो के ऊपर, और आगे लिखा है CH3OH। अब यार ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के अंदर ही कोई रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। अब अपन दोनों कौन सी कंडीशन पे अग्री हुए थे कि तू मुझे आधा चैप्टर समझाएगा, मैं तुझे आधा चैप्टर समझाऊंगा। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो शायद अपन एक दूसरे को ये चीज़ समझा नहीं रहे होते। इसलिए कोई कंडीशन थी यार, ये एक कंडीशन थी जो हमने रखी, तब हम दोनों अग्री हुए। उसी तरीके से ये रिएक्शन किस पे प्रोसीड कर रही है? ये रिएक्शन हो रही है 340 ATM पर, ठीक है। 340 ATM, ATM क्या होता है? मतलब प्रेशर, है ना। इसको 340 ATM का प्रेशर चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए। अब ये देख रहा है तू, अब ये जो रिएक्शन है अपनी, वो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है जो प्लांट्स में होती है। उस केस में हमको क्या है, उस केस में हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अंडर सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो एक कंडीशन है, उसको सनलाइट चाहिए, समझा। वो कंडीशन चाहिए, तो हमने एक कंडीशन उस एरो के ऊपर लिखी हुई है कि भाई साहब जब भी फोटोसिंथेसिस होगा ना तो उसको सनलाइट की ज़रूरत है। तो उस केस में ये रिएक्शन जो है वो हो रही है, समझा। अब मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था, अब आगे क्या देखो। तो देख, हर चीज़ के ना अपने पास में टाइप्स होते हैं, तो इसमें भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बचपन से हर चीज़ के टाइप पढ़े हैं, तो इसमें बेसिकली बता देता हूँ कि कितने टाइप्स हैं, उसके बाद में फिर एक एक टाइप को डिस्कस करता हूँ। और मैंने थोड़े अच्छे प्यार से प्रिपेयर किया तेरे लिए। तो 5 टाइप होती है। कॉम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है,
डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब ये 5 टाइप के हैं, वैसे तो और भी होती है, मतलब मैंने देखा था उसमें, बट अपने पास में इतनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आते हैं। अब देख, मैं 2 चीजें लेके तेरे को एग्जांपल देके बताता हूँ। तो सबसे पहले देख, मान ले कि ये एक चीज है और ये दूसरी चीज है। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों कंबाइन हो गई। ठीक है, अब कंबाइन कैसे हो मैं तो बताता हूँ डिटेल में, बट एक बार देख ले कि ये इस टाइप से होता है। मतलब बेसिकली इसमें क्या देख रहे हैं अपन कि एक या एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं। तो जैसे कि ये एक चीज हो गई, ये एक चीज हो गई। अब ये दोनों कंबाइन होकर केवल एक ही चीज बना रहे हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 चीजें एक चीज बनाती है। अब क्या हुआ कि अब मैं इसको थोड़ा केमिकल के फॉर्म में बताता हूँ। जैसे मान ले कि H2 है, H2 प्लस O2 गिव्स, अब ये क्या देगा, H2 प्लस O2 अपन को देता है H2O। अब हुआ क्या कि H2 और O2 ने दोस्ती कर ली, तो इन दोनों की जो दोस्ती हो थोड़ी प्यारी वाली दोस्ती हो गई, तो ये H2O बन गया। अब यहाँ पे ये H2O2 क्यों नहीं बना, क्योंकि वो हमेशा जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं ना तो वैलेंसी के हिसाब से होते हैं। तो H2O जब कंबाइन होते हैं वैलेंसी के हिसाब से, अब जो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन से एक H लग गया और एक H इधर लग गया, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए केवल H2O बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे तूने बैलेंसिंग बताया, तो बैलेंसिंग जैसे मेरे को समझ में आया, तो उस हिसाब से क्या होगा कि ये 2H2O हो जाएगा और यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, तो अभी बैलेंस हो गया, क्योंकि H के पास में पहले 4 थे, इसके पास यहाँ भी 4 है, इसके पास 2 थे और ऑक्सीजन के पास में भी यहाँ पर 2 है, तो ये पूरी तरह सेटिस्फाई होगा। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि हम दोस्ती करते हैं तो क्या होता है कि हम दुश्मनी को छोड़ देते हैं, यानी कि दुश्मनी का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे कई बार है ना, जब कुछ कंपाउंड्स है, कुछ जो एटम्स है, कुछ एलिमेंट्स है, वो कंबाइन होते हैं तो कुछ चीजें रिलीज कर देते हैं। जैसे हम लोग दुश्मनी हटा देते हैं दोस्ती के लिए, या फिर और कुछ चीजें होती है ऐसे मतलब हटा के दोस्ती करते हैं। अब अपनी बात अलग है, जैसा तूने बताया था। तो कुछ एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो कुछ चीजें रिलीज करते हैं, जैसे कि कुछ हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, अब मैं तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नीशियम वाला होता है, तो मैग्नीशियम प्लस O2 जब मैं करूंगा तो ये भी सेम MgO हो जाएगा, क्योंकि ये कंबाइन हो गया। तो यानी कि 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर, या रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये 2 थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो इस टाइप से होगा कि 2Mg और ये 2MgO, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। तो कॉम्बिनेशन में बेसिकली ये होता है। अब देखिए यहाँ जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट साइड है, यानी कि ये A प्लस में थोड़ा A प्लस B इक्वल टू C, और इस पर हम थोड़ा सा रिएक्ट वो करते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट साइड है, तो इसमें जो A और B है वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और खुद कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स भी कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। बट इसका फंडा पता है क्या, इसका फंडा ये है कि 2 होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, और आखिरी में हमको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा होगा, और इसके साथ में कई बार अपने को हीट मिल सकती है या फिर कुछ और मिल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर दुश्मनी या इस टाइप की चीज रिलीज हो गई है। तो अब कंपाउंड का एक एग्जांपल बताता हूं मैं तेरे को, ये बुक में भी दिया हुआ और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो देख, वो क्या है कि हमारे पास जो CaO होता है, यानी कि जो क्विकलाइम होता है, CaO को हम क्विकलाइम बोलते हैं, जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये हमको देता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, क्योंकि इन दोनों ने जब दोस्ती की तो दुश्मनी का त्याग कर दिया। इस टाइप से इसको समझ जा। और जब भी कोई रिएक्शन हीट देती है, यानी कि हीट निकाल रही है, जब वो हीट रिलीज करती है, जब मैं 2 प्रोडक्ट्स को कंबाइन करता हूं, कोई भी रिएक्शन होता है जिसमें हमको प्रोडक्ट में हीट मिलती है साथ में, या हीट रिलीज होती है, वो एक ही बात है। तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो मतलब समझ ले, एक्सो मतलब बाहर जाना, कि मतलब एक्सो मतलब बाहर जाना, तो हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब जब मैं CaO प्लस H2O करता हूं तो CaOH होल ट्वाइस देता है। अब इस रिएक्शन, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है बुक में दी और इसकी इंपॉर्टेंस भी अच्छी खासी है, तो उसको वैसे भी याद रखेंगे। तो ये क्विकलाइम हो गया CaO, और ये CaOH होल ट्वाइस था, इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है ना, ये हमको एक जगह यूज में आता है। वो कहाँ पे आता है, जब हम वॉल पे जो व्हाइट वॉश करते हैं, तो हमारी जो दीवार होती है, ये जैसे मान ले दीवार है, अब गरीब सी दीवार है, गरीब खाने की दीवार है मेरी, अब इसको समझ लेना है दीवार कैसी भी है तो ये जो दीवार है, इस पे हम CaOH होल ट्वाइस को जब डालते हैं, जब इसकी व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो CaOH होल ट्वाइस हम यहाँ पे डाल देंगे। तो अब क्या होगा कि जो CaOH होल ट्वाइस है वो एयर का, जैसे मान ले कि ये पूरा CaOH होल ट्वाइस हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो एयर का कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एयर में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी कि CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 जो होगा वो हमको CaCO3 देगा। अब देखिए, ये जो CaCO3 बनाना है यहाँ पे स्लेक्ड लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से, ये CaCO3 हमको शाइनी फिनिश देता है वॉल पे। ठीक है, तो अभी हमारी वॉल क्या हो गई, थोड़ी चमकती हो गई, तो ऐसी सुंदर सी वॉल हो जाएगी इससे। तो CaCO3, और एक थोड़ी सी फन फैक्ट ये भी है कि जो मार्बल होता है ना, जो थोड़ा
ताजमहल वाला जो खूबसूरत सा मार्बल होता है वो भी, उसका भी केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो ये भी चीज याद रख लेना। बाकी मेन तो क्या था, मेन ये था। तो अभी हमने क्या समझ लिया, मैं तो एक बार फिर से छोटा सा क्विक सा रिवीजन दे देता हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली होता है कि एक या दो से ज्यादा चीजें रिएक्ट करती है, एक चीज बनाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है और कई बार कुछ चीजें रिलीज करती है। अब जब हीट रिलीज करती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल होगा कि भाई H2 और O2 रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं या H2O बनाते हैं, Mg और O2 रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर MgO बनाते हैं। अब जो रिएक्टेंट्स है वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे सिंगल एलिमेंट्स, जैसे कि Mg एक सिंगल एलिमेंट है, या फिर खुद कंपाउंड भी हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये CaO है, तो बेसिकली हुआ क्या कि पहले Ca, इस केस में क्या हुआ होगा कि पहले Ca और O2 रिएक्ट कर रहे होंगे और उन्होंने CaO बनाया होगा। अब ये जो कंपाउंड था, ये कंपाउंड यहां आ गया और यही कंपाउंड H2O के साथ में रिएक्ट कर रहा है और स्लेक्ड लाइम बना रहा है, CaOH होल ट्वाइस बना रहा है और साथ में हीट रिलीज कर रहा है दुश्मनी के फॉर्म में। और ये जो स्लेक्ड लाइम है हमको यूज में आती है वॉल्स की व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। हमने दीवार के ऊपर इसको ढोल दिया और क्या हुआ कि जो CO2 है उसके साथ में वो रिएक्ट हो गया एयर वाले, तो ये रिएक्शन हो गई। अब बेसिकली थोड़े स्लो होते हैं, 2-3 दिन के अंदर अंदर हमको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है इसका। तो ये देर आए दुरुस्त राय वाली चीज होती है, बट ऐसे शाइनी फिनिश देते तो वॉल हमारी बहुत सुंदर हो जाती है। अब देख, अभी हमने दोस्ती की बात करी कॉम्बिनेशन वाली, तो ऐसे ही ना ब्रेकअप भी होते हैं इसमें। अब ब्रेकअप कैसे होते हैं देख, मैं तो एक थोड़ा सा एग्जांपल होता है कि जैसे कि मान ले कि ये दो दोस्त हैं, ऐसे थोड़े गंदे से हैं बट ठीक है। अब ये दोस्त है दोनों, अभी ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके बीच हमने दीवार डाल दी। अब दीवार कैसे हुई, या तो कोई भड़का देता है उनको आके, बाहर से कोई तीसरा इंसान आके इनको सुना देता है कि ये ऐसा है या फिर ये ऐसा है, या फिर ये दोनों आपस में भड़क जाते हैं, लड़ाई होती है। अब लड़ाई का कारण जनरली क्या होता है कि बाहर से हम कोई चीज डालते हैं, बाहर से कोई भड़काता है, तो उसके कारण इनमें दरार हो जाती है और ये जो इनकी दोस्ती टूट जाती है। और ये फिर दोनों, अब जो पहले जो एक थे अब वो दोनों अलग अलग हो गए। अब ठीक है, थोड़ा गंदा दिख रहा है बट समझ जा। जैसे मान ले कि अगर अपनी दोस्ती टूट गई तो अपन दोनों दुखी हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। वो पता नहीं तू खुश रहेगा मैं खुश रहूंगा, बट जनरली ऐसा होता है कि दोस्ती टूट जाती है किसी बाहर के कानाफूसी से, तो उसके कारण दो दोस्त जो हैं वो थोड़े दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा ही इस केस में भी होता है। अब इस केस में कैसा होता है, मान ले कि ये H2O ही ले लेता हूं मैं। अब वो जो H2O था उधर, जो पहले क्या हुआ, पहले ये H2 + O2 बन के H2O बना। अब ये जो H2 है, H2O है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं इसमें पास कर देता हूं, क्या हुआ, दो दोस्त है, दो दोस्तों के बीच में कानाफूसी, बाहर से कोई किसी ने कानाफूसी करी, बाहर से किसी ने भड़का दिया, तो दोनों दोस्त अलग हो गए। तो यहां पर H2O को इलेक्ट्रिसिटी ने भड़का दिया और उस भड़कावे में आके ये दोनों ने अपनी दोस्ती खत्म कर दी। तो ये H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ने रोल प्ले किया। और ऐसे रिएक्शन में जब इसे इलेक्ट्रिसिटी रोल प्ले करती है, जैसे केमिकल के हिसाब से, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊं तो जो इलेक्ट्रिसिटी रोल प्ले करती है तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो बेसिकली डीकंपोजिशन रिएक्शन यही होता है। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, वैसे यहां पर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट टूट के दो प्रोडक्ट्स बनाता है, तीन प्रोडक्ट्स बनाता है, जितने प्रोडक्ट्स बना सकता है उतने प्रोडक्ट्स बनाता है। अब देख, मैं तेरे को और एग्जांपल देता हूं इसमें, ठीक है। हम ऐसे एक एग्जांपल से ऐसे संतुष्टि नहीं रखेंगे, तो दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं तेरे को CaCO3 का ही दे देता हूं, जो अभी हमने बनाया था। तो अब बेसिकली क्या हो कि CaCO3 क्या है, एक कंपाउंड है, ये एक है अपने आप में, क्योंकि यहां पर ऐसे दोस्ती चल रही है। अब क्या हुआ कि हमने इसको भड़का दिया, इसमें ना थोड़ा सा हमने दरार डाल दी, क्योंकि हमने इसमें डाल दी हीट। तो अभी हम जब CaCO3 को हीट करते हैं तो ये वापस से अपनी दोस्ती तोड़ के CaO + CO2 बना लेता है। तो CaCO3 को जब हमने हीट किया तो CaO + CO2 बन गया। तो बेसिकली पहले एक था, अब ये एक अलग और ये एक अलग हो गए, इनके बीच में दरार आ गई। अब देख, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, तो जो हम हीट पास करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हीट के कारण हो रहा है। हीट को हम थर्मल बोलते हैं, थर्मल से रिलेट करते हैं। और इसको थोड़ा याद रखना, तो तू भूल जाएगा अभी, तो उसको थर्मोमीटर से भी याद कर सकता है। तू थर्मोमीटर मुंह में रखते हैं और हीट चेक करते हैं, तो इसलिए थर्मल डीकंपोजिशन हो गया। जैसे कि ये AgCl है, Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, और Cl क्लोरीन होता है, तो इसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। तो जब AgCl होता है, इसको हमने कैसे भड़काया, हर चीज को ना अलग अलग टाइप से भड़काना पड़ता है। जैसे दो दोस्त हैं, वो किसी और के, मान लीजिए किसी दूसरे दोस्त के भड़कावे से नहीं भड़कते, तो हमको किसी और चीज को लाना पड़ता है भड़काने के लिए, दोस्ती तोड़ने के लिए। तो यहां पर हम लाएंगे सनलाइट को। अब ये मैंने क्या लिखा है, इसको यार HNu बोलते हैं, इसको याद रख लेना। HNu, अब याद नहीं रहता तो सनलाइट भी लिख सकता है, बट बेसिकली सनलाइट को HNu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देख, जब हमने इनको भड़का दिया तो ये क्या हो गया, Ag अलग हो गया,
प्लस Cl अलग हो गया Cl2। अब तो ये मत बोलना कि यहाँ पे एक ही Cl था तो यहाँ पे Cl2 कैसे हो गया, वो हम बैलेंस कर देंगे तो ये प्यार से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि Cl की जो क्लोरीन की वैलेंसी होती है वो 2 होती है, समझा। और मजे की बात है कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये एक और जगह यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी। तो ये भी है ना बुक में लिखा हुआ है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी ऐसा पूछ लिया कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती थी, तो वो ये वाली रिएक्शन यूज होती थी। AgCl को हम डीकम्पोज करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हो जाता है Ag और Cl2। तो हमने देख लिया कॉम्बिनेशन होती है, डीकम्पोजिशन होती है, दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है पूरी तरह से। वहां पे 2 मिलके 1 बना रहे थे कॉम्बिनेशन में, और डीकम्पोजिशन में 1 टूट के 2 बना रहा है। अब इसमें एक और चीज आती है, एक और टाइप की रिएक्शन होती है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से क्या समझ में आ रहा है, वो फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि डिस्प्लेस, यानी कि ये जो यहाँ पे था इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, अब इसमें ना दोस्ती पहले से थी, यहां पे क्या हुआ, ये दोस्ती इन दोनों चीजों की पहले से दोस्ती थी, पर ये जो दोस्त था, ये जो इंसान था, ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव था, यानी कि थोड़ा ज्यादा अच्छा था। तो इसने सोचा, ये जो हमारा एक दोस्त है, इसने सोचा कि यार इसके साथ रहने से ज्यादा फायदा मेरा इसके साथ रहने में। तो इसने इसको बेचारे को दगा दे दी। तो हुआ क्या कि ये इसके साथ में आ गया और ये जो बेचारा था ये अकेला रह गया। तो ये जो पहले इसके साथ में दोस्ती कर रहा था वो अब अकेला हो गया, और ये जो बाहर से आया ये इसके साथ में जुड़ गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये जो था, ये वाला जो था हमारा ट्रायंगल वाला जो दोस्त था, इसने इस रेक्टेंगल को डिस्प्लेस कर दिया जो कि इस सर्कल के साथ में था। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब देख, हम ये स्कूल में लिख के आ नहीं सकते, वैसे मैडम कम मारती नहीं मुझे, तो तेरे को भी मारने लग जाएगा अगर तू ऐसा लिख देगा तो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुझे मार पड़े। तो इसके लिए हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली तो समझ कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ क्यों, ये तो याद रख के डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ये जो था ये ज्यादा रिएक्टिव था। अब तो इसको कैसे याद रखेगा कि भाई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव यानी कि जो ज्यादा पावरफुल है। अब इस सर्कल को लगा कि यार ये ट्रायंगल ज्यादा पावरफुल है, तो अगर ये डिस्प्लेस कर देगा तो मेरा ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये ज्यादा पावरफुल वाले ने बेचारे लेस पावरफुल वाले को तोड़ के रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब देख, अब तेरे को पता कैसे चलेगा कि भाई ये रिएक्टिव ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा, यानी कि कौन सा किसको डिस्प्लेस कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर इनकी दोस्ती थी मान ले, और अब अगर मान ले ये आया तो ये कुछ भी नहीं होगी, नो रिएक्शन होगी। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो अब ऐसा याद कैसे रखिए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज नाम की एक चीज होती है। तो बेसिकली वो कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हो, अब इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो मुझे मिली है, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। इसको मैं डाल भी दूंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। तो वो है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अब एक एग्जांपल देता हूं, Zn प्लस HCl गिव्स। अब देख, क्लोरीन को लगा कि भैया H से अच्छा तो Zn है, H से ज्यादा रिएक्टिव Zn है। तो क्लोरीन ने क्या किया, H को दे दी दगा और चले गया क्लोरीन के Zn के पास में, यानी कि हो गया ZnCl प्लस H2। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि Zn ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि H को डिस्प्लेस करके ZnCl बना लिया और H2 को अलग छोड़ दिया। ठीक है, अब देख, एक और इसमें रिएक्शन है, बुक के अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है और ये केमिस्ट्री लैब में भी होती है, मतलब होनी चाहिए। मैं आऊँगा अगली बार तो शायद हो जाएगी। तो देख क्या हुआ बेसिकली, चल ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है बट स्टिल एक बार को समझ ले कि एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर CuSO4 सॉल्यूशन था, CuSO4 सॉल्यूशन था, उसके अंदर मैंने आयरन नेल डाल दी, एक आयरन नेल। अब आयरन नेल क्या होती है, आयरन नेल वो कील होती है ना ठोकने वाली, वो डाल दी मैंने। वो आयरन नेल मैंने CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर डाल दी। अब क्या होगा, अब देखिए आयरन क्या हुआ Fe, सॉल्यूशन क्या है CuSO4, तो बेसिकली इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी। अब देख मजे की बात, अब रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आयरन ज्यादा रिएक्टिव है Cu से,
तो अब क्या होगा कि आयरन Cu को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। इतना समझ में आया? बहुत ईजी सा है। तो अभी पता कैसे चलेगा क्या होगा? जैसे तूने बताया था ना कि केमिकल रिएक्शंस में कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें से एक कलर भी था, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो CuSO4 सॉल्यूशन होता है ये पहले ऑर्गेनिकली मतलब नॉर्मली CuSO4 सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। पर अब क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन है ना ये हमको पता चलेगा कि ये तो ग्रीन कलर का बन गया, ग्रीन कलर का बन गया। वो ग्रीन कलर का क्यों हुआ? क्योंकि जो CuSO4 सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था। अब जब ये डिस्प्लेस हुआ यानी कि FeSO4 सॉल्यूशन बना तो FeSO4 ब्लू ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए जो सॉल्यूशन था हमको ग्रीन कलर का दिखेगा। और जो Fe यानी कि जो आयरन नेल था उसके ऊपर कॉपर चढ़ जाएगा, और कॉपर कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो बेसिकली जो आयरन नेल थी हमारी, ये जो नेल थी इसको जब हम निकालेंगे यहाँ से तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, रेडिश ब्राउन कलर की। तो ये रेडिश ब्राउन कलर यहां से आया, ठीक है। अब देख 3 रिएक्शन देख ली। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वैसे की वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि भाई एक ही का एलिमेंट होता है, अलग से एक कंपाउंड होता है और वो एलिमेंट जो है उस कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये 2 लोगों की दोस्ती थी और यहाँ पे भी 2 लोगों की दोस्ती थी। अब क्या हुआ कि जब इन दोनों का रिएक्शन किया मैंने, इन दोनों का जब मैं रिएक्शन करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो था ये सर्कल ये इसके साथ मिल गया फॉर एग्जांपल, तो ये इस टाइप का हो गया, और ये जो रेक्टेंगल, ये जो स्क्वायर था ये इस रेक्टेंगल के साथ मिल गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया मान ले, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे और उनके एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। वो आपस में बंटवारा कर लेंगे, एक अच्छी से सुलह कर लेंगे। इसीलिए यहां पर हमको रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इन्होंने आपस में सुलह कर ली, ठीक है। ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन पावरफुल है कौन पावरफुल नहीं है, ये लोग आपस में ही दोस्ती प्यार मोहब्बत से सुलह कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा वापस केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ते हैं क्योंकि अगेन ये तू बुक में नहीं लिख सकता। तो बेसिकली इसको थोड़ा और एक बार मैं समझा देता हूं। तो मान ले कि AB था प्लस CD था, तो ये रिएक्शन होने के बाद कुछ AC प्लस BD बन गया। समझ में आ गया? दिमाग में क्लियर हो गया क्योंकि पहले तो पढ़ चुका है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो ये थोड़ा सा आसान हो गया होगा तेरे लिए। अब एक बार मैं फिर से तुझे थोड़ा अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। तो फॉर एग्जांपल AgNO3 है, AgNO3 प्लस NaCl, NaCl नमक होता है, हाँ, तो ये हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। क्यों? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो AgNO3 था और NaCl था, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि NaNO3 Na के साथ चले गया और Ag के साथ में Cl आ गया, तो ये AgCl प्लस NaNO3 हो गया। अब देख एक रिएक्शन आती है, वो हमको अगले चैप्टर में आएगी बट वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कभी बता देता हूँ। NaOH प्लस HCl। अब तू गैस कर क्या हो सकता है? समझ में आ गया होगा ना इतना? तो ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये NaOH में से ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये Cl यहाँ पे आ गया इसके पास में और ये OH यहाँ पे आ गया, तो OH यानी कि H2O हो गया, तो इसलिए हमारे पास में NaCl हो गया और H2 हो गया। भाई बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ये NaOH जो है वो बेस होता है। ये अगले चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा। NaOH जो होता है वो बेस होता है, HCl एक एसिड होता है। तो जब एक एसिड और एक बेस की हम साथ में रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें हमको पानी मिलता है अलग से और एक सॉल्ट मिलती है, सॉल्ट NaCl हमको पता है। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट में फिर से समझाता हूं तुझे, होता क्या है कि भाई जैसे डिस्प्लेसमेंट में होता है वैसे ही सेम टू सेम होता है, बट इसमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर A, B और C, D यानी कि 2 अलग अलग कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और वो आपस में सुलझा लेते हैं, अपनी जो जितनी भी चीज़ होती है उसको सुलझा के AC प्लस BD बना लेते हैं, यानी कि वो आपस में एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर लेते हैं, इसलिए वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ पे आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थोड़ी सी डिफरेंट है बट ईजी है। अब इसकी पता है इसकी खास बात क्या है कि कभी अलग, मतलब जनरली जब तू देखेगा ना तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, ठीक है। मतलब जहां पर जैसे डिस्प्लेसमेंट में देखा हमने कि जहां पर दोस्ती जुड़ रही है वहां पर एक दोस्ती टूट भी रही है, वैसे यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। तो इसको हम ना साथ में से शॉर्ट फॉर्म में रेडॉक्स भी बोलते हैं, रेडॉक्स भी बोलते हैं, जहां पर ये RED जो है वो
इसके लिए हो गया, रिडक्शन के लिए हो गया, और OX यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए हो गया। तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी तो सुनेगा कहीं कहीं पे, तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, अब ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा कि ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन गेन करना। तो अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता यह है कि ऑक्सीजन गेन होता है, और रिडक्शन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का लूज होना। तो अगर मैं तेको बताऊं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में एक डिफरेंस बताऊं छोटा सा, तो यहां पर जो है ऑक्सीजन गेन होता है, गेन ये यानी कि प्लस, और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल जाता है यानी कि माइनस समझ ले, लूज। ठीक है, अब देख ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 3 चीजें हो सकती है, या तो ऑक्सीजन के साथ खिलवाड़ हो सकती है, या तो हाइड्रोजन के साथ खिलवाड़ हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के साथ खिलवाड़ हो सकती है। ऑक्सीजन के साथ खिलवाड़ जब होगी, जब मान ले कि ऑक्सीजन गेन हुआ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन लूज होता है तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यानी कि मान ले एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। रिडक्शन में सेम इसका ऑपोजिट होगा, जैसे कि ऑक्सीजन लूज हो रहा था तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का भी गेन हो जाएगा। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था, हालांकि इसको इतने अच्छे से इस टाइप से मत लिख के आना वरना फिर से डांट वाट पड़ जाएगी। तो यहां पर अगर मैं तो एग्जांपल होता हूं, तो मान ले कि Cu कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन, तो ये क्या देगा, अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था शुरू में, ये सब एक दूसरे में आपस में ना घुल मिल गए, तो इस टाइप से ये हो जाएगा CuO, यानी कि 2 उसको बैलेंस कर देता थोड़ा सा। अभी क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन हुआ कॉपर में, तो ये क्या हो गया, ये हो गई एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि भाई ये जो ऑक्सीजन था ये कॉपर ने गेन कर लिया है ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। देख अब इस रिएक्शन को ध्यान से देख, इसमें ना 2 चीजें हुई है। देख CuO जो था, ये देख पहले जो CuO था, अब क्या बचा Cu, यानी कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें से रिड्यूस हो गया, तो क्या हुआ कि CuO जब Cu बना, ऑक्सीजन के रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, या ऑक्सीजन के रिमूवल को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। पर किंतु वहीं पे तो ध्यान से देख के जो H2 था ये यहां पे H2O हो गया, यानी कि इसमें तो भाई ऑक्सीजन का गेन हो गया यार। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के गेन को हमने क्या बोला हमने, ऑक्सीडेशन। तो अब अगर तू समझेगा तो यहां पर रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, ये तो दोनों हो गया एक ही रिएक्शन में। तो इसलिए हम ऐसे रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जैसा मैंने तेको बताया, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि यहां पर CuO जो था वो H2, एक बार फिर से बताता हूँ कि CuO प्लस H2 हुआ। अब तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकता है कि भाई H2 ने O को हटा दिया यहां से, तो इसलिए ये Cu अलग हो गया, H2O अलग हो गया। अब चूंकि Cu के पास में पहले O था, उसके पास में O बचा नहीं, यानी कि उससे ऑक्सीजन को छीन लिया गया, तो इसलिए उसका हो गया रिडक्शन। और H2 जो था उसके पास पहले ऑक्सीजन था नहीं, और उसमें हमने ऑक्सीजन दे दिया उसको प्यार से, तो अब वो हो गया H2O, तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब तो देख, अब तो पूछेगा भाई ये सब तो पढ़ लेंगे हम, पर इसका काम क्या है, इसको रोजमर्रा की जिंदगी हम कहाँ देखते हैं। तो मैं तेको 2 ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ जाके हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको देखते हैं, और हमारे ऐसे लोग तो बहुत ही देखते हैं क्योंकि हम आदि तो केयर करते नहीं चीजों की। सबसे पहली चीज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन बेसिकली होता है जंग लग जाना। ठीक है, जैसे दिमाग में लगे हुए तेरे वैसे ही जंग लग जाती है कोरोजन में। कोरोजन कैसे होता है, अब तूने देखा होगा कि हमारे जो गेट्स होते हैं जो कि इसके होते हैं, आयरन के बने होते हैं, उस पर थोड़े टाइम बाद जब बारिश होती है तो उसके थोड़े टाइम बाद देखता होंगे कि उस पर वो रस्ट लग जाती है, जंग जम जाती है। तो देख हम क्या थे, हम नई आयरन की कोई चीज़ लाए थे, बढ़िया एक नया गेट लगवाया था, बहुत खुश थे। बट टाइम के साथ क्या हुआ कि जो आयरन था वो करोड़ हो गया, यानी कि कोरोजन हो गया, तो अब उस पर हो गई रस्टिंग, जंग लग गई, तो हम बड़े दुखी हो गए। बस इतना ही है। अब और तूने इसके बाद में एनसीईआरटी में जो पार्ट दिया ना, वो तो एक बार रीड कर लेगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत इजीली समझा दिया है। अब तू एक बार और उसको रीड करेगा इंग्लिश में तो तेरे को समझ में आ जाएगा पूरा। और ऐसी ही एक और चीज होती है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है, जैसे कोरोजन एक केमिकल रिएक्शन है ना, वो जो आयरन के ऊपर जो जंग लगी थी वो भी एक केमिकल रिएक्शन के कारण होती है, वैसे ही रेंसिडिटी भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। तूने देखा होगा कि जब हम ऐसे फल फ्रूट लेके आते हैं बाजार से ऐसे नए ताजे ताजे, तब भी हम बड़े खुश होते हैं, बट जब हम उसको खाते नहीं है बहुत दिनों तक तो वो खराब हो जाते हैं, तो हम वापस से दुखी हो जाते हैं। अब देख जैसे टमाटर देख कितना लाल दिख रहा है, अब टाइम के साथ साथ ये कुछ खराब हो के ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये टमाटर के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो गई, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं और जो उसके खुद के अंदर का जो मैटर है उसके कारण उसके साथ में धीरे धीरे टाइम के साथ केमिकल रिएक्शन हो गई और वो पूरी तरह से खराब हो गया।
गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में। ओके सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और प्रणय के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ सेकंड लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है, मैंने शेड्यूल ऑलरेडी अपडेट कर रखा है लास्ट वीडियो के अंदर, यू कैन गो एंड वॉच दैट। हाँ ओके, गुड बाय, टेक केयर। और एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा।